हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जो आपके सामने चैप्टर लेकर आया वो है आपका पोषण का, यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है और हमारे शरीर में कैसे कैसे काम करता है, उसको जो है एक सरल भाषा में आसानी से समझ सकते हैं। मेनली हमारा जो शरीर होता है उस शरीर में अनेक कोशिका अंग होते हैं, या मैं कह दूंगा कि मानसिकता के लिए, या मैं कह दूंगा एक आपका शारीरिक विकास के लिए जो है जिन आवश्यक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है उसे जो है वो आपका पोषण कहा जाता है। पोषण के अंतर्गत जो है दो तरह के जीव आते हैं, यानी जगत में जो है पोषण में दो तरह के जीव होते हैं। एक को बोला जाता है आपका स्वयंपोषी स्वयंपोषी और एक को बोला जाता है आपका परपोषी। यानी एक को बोला जाता है आपका स्वयंपोषी और एक को बोला जाता है आपका परपोषी। समझिए, स्वयंपोषी जो होते हैं वो आपका भोजन को अपने आप बना लेते हैं, यानी परपोषी ऐसे जीव होते हैं जो भोजन को जो है अपने आप बना लेते हैं इन्हें जो है परपोषी को जो है वो आपका बोला जाता है। जैसे आपका परपोषी होते हैं और आपका स्वयंपोषी होते हैं, तो इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इनको जो है मैं कह दूंगा कि ऑटोट्रोप्स भी बोला जाता है, ऑटोट्रोपस। यानी ऑटोट्रोपस यानी स्वयंपोषी। ऑटोट्रोपस ऐसे जीव होते हैं जो भोजन को जो है अपने आप बना लेते हैं, यानी स्वयंपोषी ऑटोट्रोपस ये ऐसे जीव हैं जो भोजन को जो है स्वयं बना लेते हैं, और ऐसे जीवों को जो है वो क्या कहा जाता है, आपका ऑटोट्रोपस या स्वयंपोषी कहा जाता है। जगत में दूसरे जो होते हैं वो आपका परपोषी होते हैं, जिन्हें आपका हेट्रोट्रोपस कहा जाता है। ये ऐसे होते हैं जो आपका अपने भोजन को दूसरों की सहायता से बनाते हैं। यानी ऑटोट्रोपस जो है वो भोजन को स्वयं बना लेते हैं, और हेट्रोट्रोपस जो है भोजन को किसी अन्य दूसरे की सहायता से बनाते हैं। मेनली हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे आपका न्यूट्रिशन की, यानी आपकी पोषण की। वो करेंगे पोषण। याद रखना, पोषण जो है हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक तत्व है, और इसमें जो है वो आपका हम 5 प्रकार के पोषण की बात करेंगे। इसमें नंबर 1 आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 वसा, विटामिन और एक आपका खनिज लवण। मेनली एक एक करके देखते हैं क्या और किस किस के अंतर्गत ये आते हैं। मेनली अगर मैं आपसे कहने लगूं कि पोषण जो है वो आपका इसके अंतर्गत आते हैं हमारे पोषक तत्व। यानी पोषक तत्व जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपका पोषण के। और पोषक तत्वों में जो है वो आपको 2 प्रकार के पोषक तत्वों की चर्चा करते हैं। एक को बोला जाता है आपका मैक्रो न्यूट्रिशन, यानी बृहद पोषक तत्व। एक को बोला जाता है आपका माइक्रो न्यूट्रिशन, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। यानी पोषक तत्व के अंतर्गत जो है 2 प्रकार के तत्व आते हैं। एक को बोला जाता है आपका मैक्रो न्यूट्रिशन, और एक को बोला जाता है आपका मैक्रो न्यूट्रिशन, और एक को बोला जाता है आपका मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन। यानी एक को बोला जाता है आपका बृहद पोषक तत्व और एक को बोला जाता है आपका सूक्ष्म पोषक तत्व। मैंने इसमें जो है अगर मैं इसमें चर्चा करूं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मैक्रो न्यूट्रिशन में जो है वो हम सबसे पहले बात करते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट की। दूसरी जो बात करते हैं वो करते हैं आपका प्रोटीन, और तीसरी जो चर्चा करते हैं वो करते हैं आपका वसा। यानी जो आपका माइक्रो न्यूट्रिशन है, तो मैक्रो न्यूट्रिशन में जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की चर्चा की जाती है। इसके बाद जो है अगर मैं कहने लगूं कि मैक्रो न्यूट्रिशन या माइक्रो न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है, तो माइक्रो न्यूट्रिशन में जो हम चर्चा करते हैं यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों में,
वो करते हैं सबसे पहले विटामिन, और एक चर्चा करते हैं आपका खनिज लवण। यानी इन दोनों की जो है वो आपका सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत चर्चा की जाती है। अगर मैं सबसे पहले बात करने लगूं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है, याद रखना कार्बोहाइड्रेट भी क्या है आपका, एक आपका न्यूट्रिशन है, वो भी कैसा आपका मैक्रो न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके बाद जो है तो हम सबसे पहले जो है वो किसको ले लेते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट को ले लेते हैं। सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट, याद रखना कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर में एक प्रकार से ईंधन का काम करता है, और कार्बोहाइड्रेट से जो है वो हमें अनेक प्रकार के ईंधन क्या होते हैं आपके प्राप्त होते हैं। मेनली ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका हाइड्रोजन और जल के अणुओं के मिलने से बनता है। यानी ये जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका जो आपका एक तरह से कार्बन और जल के अणुओं से क्या होता है आपका मिलकर बनता है। यानी कार्बन और जल के अणुओं से मिलकर कौन बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट। याद रखना कार्बोहाइड्रेट जो है 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, जिसमें हम बात करते हैं CHO, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और एक है आपका ऑक्सीजन। यानी इन तीनों से जो है वो आपका मिलने से किसका निर्माण होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। यानी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से जो मिलकर बनता है वो बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट। मेनली कार्बोहाइड्रेट जो है इन सबका जो अनुपात होता है वो आपका 1:2:1 होता है। यानी इन तीनों का CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है आपका 1:2:1। यानी 1:2:1 के अनुपात में जो है वो आपका परमाणु क्या मिलाकर बनाते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। मेनली ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट भी क्या हो जाते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को जो है 2 भागों में तोड़कर देखते हैं। नंबर 1, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इनको बोला जाता है आपका एक तरह से कह दोगे आप मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और एक आपका पॉलीसेकेराइड। यानी ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ये भी हमारे शरीर में 3 प्रकार से, यानी कार्बोहाइड्रेट भी क्या है आपका एक प्रकार से कोई ना कोई आपकी शर्करा है। तो ये शर्करा जो है मैं कह दूंगा कि कार्बोहाइड्रेट को भी क्या कहा जाता है आपका शर्करा कहा जाता है, और इसी के कारण से इसको जो है वो आपका 3 प्रकार की शर्करा में बांटकर देखते हैं। पहली प्रकार की जो शर्करा है उसे कहा जाता है आपका मोनोसेकेराइड। यानी ये जो आपका मोनोसेकेराइड है ये भी क्या है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, या मैं कह दूंगा मोनो कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है आपका शर्करा। इसी के कारण से इसे कहा जाता है आपका मोनोसेकेराइड शर्करा। उसके बाद फिर आता है आपका डाइसेकेराइड। फिर आता है आपका नंबर 3, वो आता है आपका पॉलीसेकेराइड। ये जो है वो आपका 3 प्रकार के होते हैं। इनके अंतर्गत जो है हम अलग अलग चीजों की चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं कहने लगूं कि सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई वाली सेकेराइड कौन सी है, तो आप कह दोगे मोनोसेकेराइड। यानी संरचना के आधार पर जो है वो सबसे छोटी होती है, या संरचना में भी जो है वो आपका सबसे छोटी शर्करा जो है वो कौन सी है आपका मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड जो है वो एक प्रकार की, इसमें जो है वो आपका 3 से 4 चीजों की शर्करा की चर्चा करते हैं। जैसे नंबर 1 मैं कहने में लगूं आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज भी क्या है आपका एक प्रकार की मोनोसेकेराइड्स है। तीसरी जो आती है वो आपका डेक्ट्रोज।
ये भी क्या है आपका एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट ही है, यानी मोनोसैकेराइड्स। फिर आता है आपका ग्लैक्टोज, फिर आता है आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, ये चार जो है ये आपका एक तरह से इन्हें कहा जाता है आपका मोनोसैकेराइड्स, यानी चारों जो है वो आपका क्या है, शर्करा है। इन सभी का जो है यानी ग्लूकोज, ड्रक्टोज और ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C6H12O6, यानी कार्बन के इसमें जो है वो आपका 6 परमाणु होते हैं और हाइड्रोजन के 12 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के जो है वो आपके 6 परमाणु होते हैं। इसके बाद अगर मैं सबसे पहले चर्चा करने लगूं आपका ग्लूकोज पर कि ग्लूकोज क्या है, याद रखना ग्लूकोज जो है वो एक ऐसी शर्करा है जो हमारे ब्लड में जाकर जो है हमें न्यूट्रिशन देती है, हमें जो है विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स देती है। मिली हमारी कोशिका को जो ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज के कारण ही मिलती है। अतः जैसे हम कहने लगे कि हम थोड़ा सा दौड़ लेते हैं या हम जो है कोई हार्ड वर्किंग कर लेते हैं, तो ऐसे में हमारी कोशिका को जो है ज्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, जिसके कारण से हमें ज्यादा ग्लूकोज नहीं मिल पाती है और हमें जो है वो आपका थकन महसूस होती है। अब ये जो है हमारे ब्लड में कितनी होती है या कितनी जो है वो होनी चाहिए, तो याद रखना ग्लूकोज की मात्रा जो है हमारे ब्लड में 80 से 120 ml होनी चाहिए, यानी इसके बीच में जो है वो आपका ग्लूकोज का स्तर जो है वो हमारे ब्लड में होना चाहिए। अब इसके बाद जो है अगर मैं कहने लगूं कि ग्लूकोज जो है वो और क्या क्या काम करता है, तो ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में अनेक कोशिकाओं को ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है। इसे यहां समझ लीजिए, जैसे मैं कह दूंगा कि यदि हमारे शरीर में इंसुलिन होती है, यानी इंसुलिन जो है वो आपका एक हार्मोन्स है और ये जो है वो आपका किससे निकलता है, आपका अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, यानी इंसुलिन जो है वो आपका अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है या अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स है। और ये इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड में इस ग्लूकोज के स्तर को जो है वो आपका नियंत्रण करता है, यानी ना तो ज्यादा होने देता है और ना ही क्या होने देता है, आपका कम होने देता है। कभी कभी जो है ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जो है वो आपका ग्लूकोज की मात्रा जो है वो आपका ज्यादा हो जाती है और ऐसे में ज्यादा होने से जो है ग्लूकोज का परिवर्तन जो है, ग्लूकोज का परिवर्तन जो है ग्लाइकोजन में होने लगता है, ग्लाइकोजन में होने लगता है। यानी जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो आपका ज्यादा हो जाती है तो ऐसे में जो है ग्लूकोज किसमें टूटने लगता है, आपका ग्लाइकोजन में टूटने लगता है। अब ये ग्लाइकोजन क्या है, अगर मैं कहने लगूं कि ग्लाइकोजन भी एक प्रकार की क्या है, आपका शर्करा है। वो कैसी है, आपका डाई शर्करा या डाइसैकेराइड्स। अगर मैं इसमें बात करने लगूं कि ये जो है वो आपका एक तरह से कैसे काम करेगी, तो ये जो आपका ग्लाइकोजन है, ये सबसे पहले तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मुझे भी चाह चुका है कि ये जो है हमारे लीवर में संचित होती है, हमारे लीवर में संचित होती है। और ग्लाइकोजन की मात्रा जो है हमारे लीवर में केवल कितने ग्राम होती है, आपका 400 ग्राम। यानी जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है तो ग्लाइकोजन में टूटना, कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तब्दील होना शुरू होता है और ये ग्लाइकोजन जो है हमारे लीवर में संचित होता है, वो भी कितना, आपका 400 ग्राम तक जो है हमारे लीवर में संचित हो जाता है। यदि ऐसा होता है कि इस 400 ग्राम से जो है ग्लाइकोजन आपका ज्यादा हो जाए तो ज्यादा होने के कारण से जो है ये किसके रूप में आ जाता है, आपका फैट में यानी वसा में तब्दील हो जाता है। यानी फैटी एसिड जो है इससे आकर जुड़ने लगते हैं और ऐसे में जो है वो आपका फैट में ये तब्दील होने लगता है। याद रखना यदि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसुलिन की मात्रा जो है वो हमारे शरीर में घट जाती है, तो ऐसे में जो है यानी इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में घटेगी तो ऐसे में जो है वो आपका ग्लूकोज का स्तर जो है हमारे शरीर में क्या होता चला जाएगा, आपका बढ़ता चला जाएगा। और ऐसे में जो है कभी कभी ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ने से ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में तब्दील नहीं हो पाता है, जिसके कारण से ग्लूकोज हमारे यूरिन्स में आना शुरू हो जाता है, जिसे आपका ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। ये ग्लाइकोसूरिया जो है वो आपका उस कंडीशन में होता है जब हमारे ब्लड में जो है वो आपका ग्लूकोजन की मात्रा क्या हो जाती है, आपका बढ़ जाती है।
इसके बाद जो है कभी कभी ऐसा होता है कि इंसुलिन की मात्रा यदि हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो ऐसे में ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में तब्दील होना शुरू हो जाता है, तब्दील होता चला जाता है, परिवर्तित होता चला जाता है और हमारा लीवर जो है केवल 400 ग्राम ही ग्लाइकोजन संचित कर पाता है, जिसके कारण से ये ग्लाइकोजन जो है वो आपका ज्यादा मात्रा में जब होता है तो ऐसे में फैट के रूप में तब्दील होना शुरू हो जाता है, फैट के रूप में बदलना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है वो आपका ग्लूकोज, आपको समझ में आया होगा कि ग्लूकोज जो है वो आपका कैसे कैसे काम किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है आपका डेक्टोज। याद रखना डेक्टोज भी जो है वो आपका एक प्रकार की क्या है, आपकी शर्करा है। यानी ये जो आपका डेक्टोज है ये भी एक प्रकार की क्या है, आपकी शर्करा है और ये भी जो है वो आपका मिठास का कारण होती है। मेनली कार्बोहाइड्रेट जो है क्या है, शर्करा। ये किसी ना किसी को मीठा करने के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद आता है आपका ग्लैक्टोज। याद रखना ग्लैक्टोज जो है वो आपका जो हमारी दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, यानी दूध जो मीठा होता है वो आपका लैक्टोज के कारण होता है। और ये लैक्टोज के साथ जो जुड़ा होता है वो आपका ग्लैक्टोज के कारण होता है, वो हम करेंगे आपका डाइसैकेराइड्स में। यानी इसकी चर्चा जो है वो हम दूध में यानी एक तरह से ग्लैक्टोज के साथ जो है वो करते हैं और वो डाइसैकेराइड में पढ़ेंगे। इसके बाद जो फ्रक्टोज होता है, याद रखना फ्रक्टोज भी क्या है, आपकी एक प्रकार की शर्करा है। ये फ्रक्टोज जो है जो हमारे फल होते हैं, यानी जितने भी हमारे फल हैं केवल अंगूर को छोड़कर, जितने भी हमारे पास फल होते हैं जैसे आपका सेब हो गया, संतरा हो गया, चीकू हो गया, जितने भी हमारे फल हैं ये फल जो है इस फ्रक्टोज के कारण से क्या होते हैं, आपके मीठे होते हैं। यानी जो भी फलों के अंदर मिठास होती है, शर्करा होती है, वो किसके कारण से होती है, फ्रक्टोज के। याद रखना कि सबसे मीठी यानी सबसे मीठी जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है, आपकी फ्रक्टोज होती है। यानी सबसे मीठी शर्करा नंबर 1 शर्करा जो है वो आपकी फ्रक्टोज होती है और फ्रक्टोज जो है वो आपका फलों में पाई जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करने लगूं आपका डाइसैकेराइड की, याद रखना डाइसैकेराइड कहा जाता है कि जब C6H12O6 प्लस C6H12O6 यानी जब आपका ग्लूकोज या मैं कह दूंगा कि ये भी मोनोसैकेराइड्स है और ये भी क्या है, मोनोसैकेराइड्स है। डाइसैकेराइड कब बनती है कि जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में आकर जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद जो नई सैकेराइड का निर्माण करती है तब जो है ये क्या बनती है, आपका डाइसैकेराइड बनती है। याद रखना कि जब ये दोनों मिलेंगे तो ऐसे में जो है वो आपका ये जो है वो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, आपका C के 6 परमाणु ये है और 6 तो कितनी हो जाएगा आपका C12 प्लस C12 और ये 12 कितने होते हैं 24, तो ये हो जाएगा आपका H22 और O 6 12 तो O कितने हो जाते हैं आपके 11 और एक इसमें मिल जाता है आपका H2O। यानी ये जो 6 और 6 परमाणु 12 हो जाते हैं और यहाँ पर जो है ये 12 इसके हाइड्रोजन के परमाणु हैं और यहाँ भी 12 हैं, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 24 होते हैं, लेकिन 2 हमारे हाइड्रोजन किसमें निकल गए, आपका अलग निकल गए, तो ऐसे में जो है ये 22 हो जाता है। O 11 एक वो ये निकल गया तो ये क्या हो जाता है, आपका 12 की जगह 11 हो जाता है। और जब ये दोनों मिलकर जो है इस फॉर्मूले का निर्माण करते हैं तो यही होता है आपका डाइसैकेराइड का सूत्र। याद रखना डाइसैकेराइड में जो हम चर्चा करते हैं, याद रखना ये H12 जो C12H22O11 होता है, ये आपका डाइसैकेराइड का ही फॉर्मूला होता है। मेनली ये एक प्रकार के जो है, अगर मैं इन्हें कहने लगूं, ये जो है ये एक प्रकार के जो है वो आपका हेक्सोन होते हैं। हेक्सोन यानी ये एक प्रकार के जो है वो क्या होते हैं, आपका हेक्सोन होते हैं। ऐसे ही एक शर्करा होती है जिसे आपका पेंटोज कहा जाता है। पेंटोज याद रखना कि पेंटोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एक तरह से C5H10O4 और ये जो है ये शर्करा जो है वो आपका हमारे डीएनए में पाई जाती है और इसे जो कहा जाता है वो आपका पेंटोज कहा जाता है। यानी पेंटोज जो शर्करा होती है ये डीएनए में पाई जाती है। डीएनए का जो फॉर्मूला यानी शर्करा का फॉर्मूला होता है वो C5H10O4 होता है। अगर इसके बाद मैं बात करने लगूं कि इसमें जो है वो आपका कौन कौन सी चीजों की चर्चा करते हैं, कौन कौन सी शर्करा आती है। नंबर 1 आती है आपका सुक्रोज। याद रखना सुक्रोज का मतलब क्या है कि सुक्रोज शर्करा किस में पाई जाती है, तो याद रखना कि सुक्रोज जो है
गन्ने में पाई जाने वाली एक मीठी शर्करा है। मैंने एक शर्करा बताई थी फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज जो है वो फलों में पाई जाती है, अर्थात ये फलों में जो पाई जाने वाली एक तरह से शर्करा है, ये आपका फ्रक्टोज है जो आपका सबसे मीठी शर्करा है। और नंबर 2 पे जो होती है वो आपका गन्ने में पाई जाने वाली सुक्रोज शर्करा होती है, जो नंबर 2 पे सबसे मीठी होती है। यानी गन्ने में ये जो है वो आपका कहाँ पाई जाती है, आपका गन्ने में। और ये सुक्रोज जो है वो किस में टूट जाती है, आपका 2 चीजों में। यानी एक तो टूट गई आपकी ग्लूकोज और दूसरी टूट जाती है आपका फ्रक्टोज। अब इन दोनों से जो मिलकर निर्माण हुआ वो हुआ आपका सुक्रोज का। और सुक्रोज जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपका गन्ने में। यानी गन्ना जो मीठा होता है वो सुक्रोज के कारण से होता है। जब हम सुक्रोज को खाते हैं यानी गन्ने को खाते हैं तो गन्ना जो है हमारे अंदर जाने के बाद जो है वो आपका किसमें हो जाता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाता है, अर्थात इसके लिए हमें ग्लूकोज मिल जाता है। इसके बाद जो है एक आता है आपका माल्टोज। याद रखना ये जो आपका माल्टोज होता है ये भी किसमें टूट जाता है, आपका इस 2 चीजों में टूटता है। एक तो टूट जाता है आपका ग्लूकोज और दूसरा भी टूट जाता है आपका ग्लूकोज। यानी ये जो आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज होता है ये मिलाकर बनाता है आपका माल्टोज। यानी जो अनाज होता है उसकी अनाज को जब हम खाते हैं तो उसकी कुछ ताहीर जो है वो आपका मीठी लगती है। यानी कोई सा भी अनाज जब हम खाते हैं तो उसमें कुछ मीठापन दिखाई देता है, और वो मीठापन जो है वो किसके कारण से होता है, आपका माल्टोज के कारण से होता है। मेनली ये जो है वो आपका जो अनाज होते हैं, जितने भी अनाज हैं उसमें पाई जाने वाली क्या है, आपका एक प्रकार की मीठी शर्करा होती है। एक होती है आपकी लैक्टोज। ये लैक्टोज जो है वो आपका दूध में पाई जाती है। यानी दूध जो होता है वो आपका कुछ मीठा लगता है, यानी बिना चीनी के अगर हम दूध को पिए तो ऐसे में जो है वो दूध भी क्या होता है, आपका कुछ हल्का सा मीठा होता है, और वो किसके कारण से होता है, आपका लैक्टोज। ये जो टूटता है ये आपका ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में टूट जाता है। याद रखना ये दोनों जो मिलाकर बनाते हैं ये कौन सी शर्करा बनाते हैं, आपका लैक्टोज, जो कि क्या है, आपका एक प्रकार की डाइसैकेराइड्स है। यानी हम कुछ भी चीज खा ले, फल खा ले, गन्ना खा ले, अनाज खा ले, तो हमारे शरीर को जो है वो आपका ऊर्जा मिल ही जाती है, यानी ग्लूकोज मिल जाता है। और ये ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड से जो है वो सारे कोशिका के अंगों में जो है वो आपका ग्लूकोज की मात्रा यानी ऊर्जा मिल जाती है। इसके बाद जो है वो नंबर 3 की हम चर्चा करते हैं, किसकी, आपका पॉलीसेकेराइड। याद रखना पॉलीसेकेराइड जो है ये आपका काफी जटिल होते हैं, अर्थात ये हमारे उसमें जो है वो आपका पाचन नहीं हो सकते हैं, अर्थात अपाचन योग्य बन जाते हैं। यानी याद रखना कि पॉलीसेकेराइड ये जो पॉलीसेकेराइड है, ये पॉलीसेकेराइड जो है काफी जटिल होते हैं, अर्थात ये 2 भागों में होते हैं। एक तो पाचन योग्य शर्करा, दूसरी होती है आपका अपाचन योग्य शर्करा। यानी पाचन योग्य शर्करा, अपाचन योग्य शर्करा, इसका क्या मतलब है, यानी पाचन योग्य शर्करा का मतलब होता है जो हमारे शरीर में, यानी एक तो आपका एक तरह से जो हमारे शरीर में आसानी से पच जाती है तो उसे पाचन योग्य शर्करा कहा जाता है, और एक ऐसी शर्करा जो हमारे शरीर में नहीं पच पाती है उसे आपका अपाचन योग्य शर्करा कहा जाता है। अर्थात जो हमारे शरीर में आसानी से पच जाती है उसे पाचन योग्य शर्करा, जो आसानी से नहीं पच पाती है, पचती नहीं है, उसे आपका अपाचन योग्य शर्करा कहा जाता है। याद रखना पाचन योग्य शर्करा में जो है वो हम अनेक चीजों की चर्चा कर लेते हैं, जैसे आपका स्टार्च हो गया, यानी जो वनस्पति होती है, और वनस्पति की जो जड़ों में जो होता है वो आपका एक तरह से जो वनस्पति की जड़ों में संचित होता है वो आपका स्टार्च होता है। मेनली स्टार्च जो है वो आपका, जैसे आलू जो है वो आपका एक क्या है, स्टार्च का ही उदाहरण है। यानी आलू में जो है वो आपका स्टार्च पाया जाता है। मेनली याद रखना कि ये जो आपका हमारी जो एक यहाँ पर जो है वो आपका सलाइवा ग्लैंड होती है, और सलाइवा ग्लैंड जो है वो आपका लार, जिसे लार ग्रंथि बोला जाता है, ये सलाइवा ग्लैंड जो है वो आपका लार निकालती है, और इन्हीं लार में जो है एक हमारा जो है एंजाइम पाया जाता है जिसे आपका टाइलिन कहा जाता है। ये लार में जो टाइलिन पाया जाता है, याद रखना टाइलिन ही जो है वो आपका क्या करता है, स्टार्च यानी आलू कांदू या
जो आलू कांदू जैसी सब्जियों में स्टार्च होता है, वही क्या होता है आपका हमारे पाचन में जो है वो आपका सहयोग करता है। यानी जो लार में टाइलिन होता है वो स्टार्च का पाचन जो है वो हमारे शरीर में आसानी से कर लेता है। उसके बाद दूसरा आता है आपका अपाचन योग्य शर्करा। याद रखना, अपाचन योग्य शर्करा को जो है वो दो भागों में तोड़ा जाता है। नंबर 1 जल में घुलनशील और नंबर 2 जल में अघुलनशील। याद रखना, ये जो आपका अपाचन योग्य चाहे जल में घुलनशील हो या जल में अघुलनशील हो, दोनों ही प्रकार की जो शर्करा होती है ये हमारे शरीर में जो है पच नहीं पाती हैं। ये दोनों ही शर्करा, अब ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में नहीं पचती है तो ऐसे में जो है वो आपका ये बेकार है, लेकिन हमारे शरीर में कुछ ना कुछ तो आपका काम करती ही होंगी। कैसे? देखिए, जल में घुलनशील की जो है वो हम जो चर्चा करते हैं वो हम बात करते हैं, जैसे आपका एक होता है आपका एक तरह से पैक्टोन। ये पैक्टोन जो है यानी पैक्टिन जो है, पैक्टिन क्या है? यानी ये जो पैक्टिन होता है जो हमारी वनस्पति होती है और वनस्पति की जो है ऊपर की कोशिका होती है, तो ये वनस्पति की कोशिका के अंदर जो आपका एक द्रव रूप में जो है वो आपका पदार्थ भरा हुआ होता है उसे पैक्टिन कहा जाता है, जिसे आप मध्य पटलिका भी बोलते हैं। तो ये मध्य पटलिका अर्थात ये जो आपका पैक्टिन होता है ये भी हमारे शरीर में जो है वो आपका डाइजेस्टेबल नहीं है, यानी हमारे शरीर में जो है वो आपका पच नहीं पाता है। इसके बाद हम जो चर्चा करते हैं दूसरी जल में घुलनशील, और उसकी बात करते हैं आपका उसमें सेलुलोज की। देखिए, सेलुलोज से जो है काफी क्वेश्चन जो है पूछता है सेलुलोज क्या है और किन किन चीजों में सेलुलोज पाया जाता है, कैसे इसका जो है वो आपका हमारे शरीर में कार्य होता है। देखिए, सेलुलोज जो है, अगर मैं कह दूंगा कि कोई आपकी कोशिका है, वनस्पति कोशिका है, और वनस्पति कोशिका की जो ऊपर की ये आपका सेल वॉल है, सेल वॉल, ये सेल वॉल जो बनी होती है वो आपका सेलुलोज की ही बनी होती है। सेलुलोज जो है वो सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, अर्थात इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। मेनली हमारे शरीर में इसका पाचन बहुत से कह देते हैं कि सेलुलोज का पाचन जो है हमारे शरीर में हो जाता है, अर्थात मैं कहूंगा इसका पाचन हमारे शरीर में होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज के पाचन के लिए जो है कुछ बैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं, और उन बैक्टीरिया को कहा जाता है आपका मैथेनोजन बैक्टीरिया। मैथेनोजन बैक्टीरिया जो है वो आपका जितने भी मनुष्य होते हैं उनकी आंत में मैथेनोजन बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है, अर्थात जब ये मैथेनोजन बैक्टीरिया मानव के शरीर या छोटी आंत में नहीं पाया जाता है तो ऐसे में हमारे शरीर में जो है वो आपका सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। अर्थात जितने भी आपके ये दुग्धारू पशु होते हैं या जितने भी आपके पशु होते हैं इनमें जो है वो आपका सेलुलोज का पाचन जो है आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये जो आपका इनके जो आपकी एक तरह से छोटी या बड़ी आंत है इसके बीच में जो है इनके जो आंतों में जो है वो आपका मैथेनोजन बैक्टीरिया होता है। अर्थात ये आपका जैसे आपका चारा होता है, हरे पत्ते होते हैं, इनमें जो सेलुलोज होता है वो आपका आसानी से पचा लेते हैं, और ऐसे में जो है वो आपका इनका डाइजेस्टेबल बना रहता है। मेनली मनुष्य में जो है वो आपका नहीं होता है मैथेनोजन, जिसके कारण से वो आपका नहीं पचा पाता है। तो आप कहोगे कि हम जो है वो आपका पालक खा लेते हैं या कोई हरी सब्जी खा लेते हैं या आपका जो भुज्जी खा लेते हैं, तो इनका पाचन हमारे शरीर में कैसे होता है? तो ऐसा नहीं है कि हाँ जो हमने पालक खाया या आपका एक तरह से कोई हरी सब्जी खा ली या मेथी खा ली, धनिया खा लिया, तो ऐसे में हमारे शरीर में इसका पाचन नहीं होगा। याद रखना कि ये जो आपके पालक होता है, धनिया होता है, मेथी होता है, ये हमें आपका ऐसा नहीं है कि इसमें जो है सेलुलोज ही है, इसमें आपका खनिज भी हो सकता है, इसमें जो है आपका प्रोटीन भी हो सकता है, इसमें जो है वो आपका वसा भी हो सकती है, इसमें जो है वो आपका एक तरह से कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, इसमें जो है खनिज हो सकता है, यानी विटामिन हो सकता है, इसमें ही हमारे अन्य चीज हो सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ तो उससे मिल ही जाता है और ऊर्जा मिल जाती है। मेनली बात जो है वो सेलुलोज की चल रही थी, और सेलुलोज में जो है मैंने आपको बता दिया कि सेलुलोज का पाचन जो है मैथेनोजन बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो हमारे शरीर में नहीं होते हैं, अर्थात दुग्धारू पशुओं में जो है वो आपका मैथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। मेनली अब इसके बाद जो है क्या हमारे शरीर में भी जो है वो आपका एक तरह से जो आपका ये सेलुलोज है क्या काम करता है? याद रखना, हमारा शरीर जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, तो ऐसे में जो है हमारा जो एक तरह से पाचन तंत्र है
वो आपका एक नियंत्रण बना रहता है और वो नियंत्रण करता है आपका सेलुलोज। क्योंकि ये सेलुलोज जो है वो आपका एक तरह से जो हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का जल होता है, अतिरिक्त जल होता है, उसको जो है वो सोख लेता है। और जब ये जल को सोख लेता है तो ऐसे में कहा जाता है कि हमारा जो है वो आपका एक तरह से पाचन जो है वो आपका नियंत्रण में रहता है, जिसके कारण से जो है वो हम क्या करते हैं, आपका आसानी से पाचन कर लेते हैं। तो सेलुलोज का हमारे इसमें थोड़ा तो महत्व है, लेकिन इतना महत्व नहीं होता है, केवल रफेज का काम करता है। तो ये जो है वो आपका कुछ आपका पोषण में, और पोषण में मैंने बात की थी पोषक में, और पोषक में मैंने बात की थी दो प्रकार के, एक तरह से पोषक में बात की थी मैंने आपका, एक तो मैक्रो न्यूट्रिशन, एक आपका माइक्रो न्यूट्रिशन यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, एक आपका बृहद पोषक तत्व। इनमें भी मैंने चर्चा की थी आपका कार्बोहाइड्रेट की, एक आपका प्रोटीन की, एक आपकी वसा की। और सूक्ष्म में मैंने बात की थी आपका विटामिन की, और एक आपकी की थी खनिज लवण की। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट की हमने चर्चा कर ली। उसके बाद जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में तोड़ दिया, एक तो आपका मोनोसेकेराइड, एक आपका डाइसेकेराइड, एक आपका पॉलीसेकेराइड। इसमें भी हमने चर्चा कर ली थी आपका जो मोनोसेकेराइड थी उसमें हमने चर्चा की थी आपकी किसकी, आपकी ग्लूकोज की। ग्लूकोज मैंने आपको बता दिया, डेक्टोज मैंने बता दिया। डेक्टोज जो है जैसे हम रेस लगाते हैं या जिम करते हैं, या इसमें जो हम आपका रेस लगाते हैं, जिम करते हैं, इसमें जो हम जो भी आपका ग्लूकोज के रूप में ले लेते हैं, सब क्या होता है, आपका डेक्टोज होता है। मेनली याद रखना, यहाँ तक कि जो है आपका जो आपका हॉस्पिटल में बोतल चढ़ाई जाती है, ये भी ग्लूकोज नहीं होता है, ये भी आपका डेक्टोज यानी डी ग्लूकोज की बोतल होती है। तो इतना सब कुछ जो है वो आपका पाचन में है। इसके बाद जो है मैं बात करूंगा आपकी किसकी, आपका प्रोटीन की। और प्रोटीन में क्या क्या, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो याद रखना कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में जो है वो हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी 1 ग्राम जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाई, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में जो है हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, आपका प्राप्त होती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका प्रोटीन की चर्चा करूंगा। प्रोटीन के साथ जो है मैं आपका फैटी एसिड यानी वसा की चर्चा करूंगा।